तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान का जो हम सीरीज़ चला रखी है उसमें हम भाग 2 देखेंगे। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 1 सब समझ गए होंगे। भाग 1 में क्या कहा गया था, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आपको बताया गया। अब आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 क्या कहता है, यानी कि भारतीय संविधान का भाई सबसे पहले आपको क्या है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, अगर किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में जानोगे तो सबसे पहले जानोगे क्या, भाग 1 यानी कि उसका नाम जानोगे, उसके नाम के बारे में सारी चीज़ें जानोगे। अब भाग 2 में क्या कहता है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिक कौन कौन है उसके घर में, यानी कि नागरिकता किस किस तरह से नागरिक मिले हैं, किस किस तरह से यह सब चीज़ जानते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, भाग 2 में नागरिकता के बारे में जानेंगे, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। और सिटीजनशिप में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, सिटीजनशिप में आपके आते हैं 5 से लेकर 11 तक। कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर आपके 11 तक आपको अनुच्छेद देखने के लिए मिलेंगे। और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आपको अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, जो भी आप इस वीडियो के बारे में समझते हैं। और वीडियो को जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में और अपने इम्पोर्टेंट जितने भी आप समझते हो उनको भेजिए, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के आसान भाषा में भारतीय संविधान को समझ पाए और इस वीडियो का वो भी लाभ उठा पाए। ठीक है, अब आती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि नागरिकता की बात आती है। अब नागरिकता कहती क्या है भाई, सबको पता चल गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ तो नागरिकता संबंधित प्रावधान भी आए। अब संविधान संबंधित प्रावधान आए तो कहीं ना कहीं आपके जो कुल 7 अनुच्छेद हैं, यानी 5 से 11 तक, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो इतने भी अनुच्छेद हैं वो नागरिकता के प्रारंभिक संवैधानिक अधिकार को स्पष्ट करते हैं कि भाई आप जितने भी जो नागरिक हैं संविधान के अनुसार नागरिकता कैसे मिलेगी, जो पाकिस्तान से आए हैं उन्हें कैसे मिलेगी, जो पाकिस्तान चले गए उन्हें कैसे मिलेगी, जो हम बाहर रह रहे हैं उन्हें कैसे मिलेगी, जिनके माता पिता यानी कि एक पिता या माता भारतीय है उन्हें कैसे मिलेगी, दोनों क्या है भारतीय नहीं है और कहीं ना कहीं भारत में जन्मा है उसे कैसे मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नागरिकता के बारे में पता होनी चाहिए। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या करते हो, आते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं आप कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आप इसमें वेरी करते हो। सबसे पहली बात आती है, यानी कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात आई थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 में इस अनुच्छेद के अनुसार 26 जनवरी 1950 में भारत की नागरिकता की बात कही गई। जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर जो व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के सामान्य रूप से रहा हो। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति संविधान लागू होने से, यानी कि संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं रहा हो, तो ये क्या करते हैं, संविधान लागू होने के समय नागरिकता की शर्त और पात्रता को निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है संविधान के प्रारंभ यानी संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आपको ये लिखा मिलेगा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, यानी कि इसमें क्या भाई, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, जिसके माता पिता में से कोई भी एक क्या भारत में जन्मा हो, कम यानी कि संविधान लागू होने से पहले क्या हो, वो कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि पाकिस्तान से भारत में जो आए हैं व्यक्ति
कुछ व्यक्ति जो आए हैं उनको नागरिकता किस तरह से मिलेगी, तो उसको नागरिकता या उनको नागरिकता भारत में विभाजन कब हुआ। अच्छा, आपसे कोई पूछना है विभाजन कब हुआ, 1947। ठीक है, ये तो सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, इतना तो क्या नाम बिल्कुल ही डफर तो है नहीं। ठीक है, लॉ के स्टूडेंट का मतलब ये है कि क्या नाम अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान रखने वाला स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल ही डफर नहीं मानते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, ये मान के चलो 50% तो आराम से पढ़ के आता है, तभी क्या नाम लॉ में एडमिशन लेता है वो। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा बच्चा हुआ है जो क्या नाम ये सोच रहा है कि फ्री फंड पे पास हो जाऊंगा, वो अलग केस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आती है, यानी कि 47 के बाद पाकिस्तान से भारत अब आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया। क्या करा गया, विशेष प्रावधान किया गया। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उन्हें भारत में स्थायी रूप से निवास करने का निर्णय यानी कि एक तरह से लाया हो, या फिर एक तरह से निर्णय लिया हो, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं प्रावधान किया होगा, इस तरह से कहीं ना कहीं बात कही गई। ठीक है, उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर भारत सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना आवश्यक था। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई, और यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1950 लागू होने तक यानी कि एक तरह से प्रभारी रहा और एक तरह से लागू रहा। जैसे कि आपने उसमें 5 में क्या पढ़ा, 5 साल वाली बात पढ़ी, यहाँ पर 5 साल वाली बात पढ़ी। अब 1900 यानी कि 1955 में कितने, यानी कि 1950 से 5 साल हो गए, तो ये इसलिए कहीं ना कहीं ये लाया गया था कि भाई 5 साल हो जाएंगे, ये शर्त भी आ जाएगी जो क्या कह रही है, यानी कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष तक सामान्य रूप से भारत में रहा हो। ठीक है, ये शर्त भी पूरी होगी, ये शर्त भी पूरी होगी, ये शर्त भी पूरी होगी, यानी 1 शर्त, 2 शर्त, 3 शर्त, 4 शर्त ये पूरी होगी, तो जो भी पाकिस्तान से आए उनको नागरिकता मिल गई। यानी कि पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों और पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल गई थी। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 7 पर। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, यानी कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी तो है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आप सब ने रूह अफ़ज़ा पिया होगा। ठीक है, रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी जो है उसका कहा जाता है कि उनका एक भाई इंडिया में और एक भाई पाकिस्तान में, उन्होंने दोनों ने कहीं ना कहीं अलग अलग इस तरह से क्या करा, फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगी, इंटरनेट पर आपको सुनने के मिल जाएगी। तो इस चीज़ का यही बात आपको समझ में आती है कि भाई जो पाकिस्तान में रहा उन्होंने अलग इस्टेब्लिश करी, जो कहीं ना कहीं भारत में रहा उन्होंने अलग इस्टेब्लिश करी। इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तान की वीडियो में भी आपको क्या है ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे इस तरह का रूह अफ़ज़ा ये सारी चीज़ें ये मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है। तो बहुत सारे जो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि विभाजन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो इस तरह का भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ पाकिस्तान में रह गए मतलब भाई, और कुछ हिंदुस्तान में आ गए, तो यहाँ पर भी क्या है कारोबार कर रहे हैं, वो यहाँ वहाँ पर भी कारोबार कर रहे हैं। इस तरह भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब मुख्य प्रावधान क्या है, 7वें अनुच्छेद की बात करते हैं। 7वें अनुच्छेद में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, इस शब्दों की बारीकी को समझे, जो भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे क्या है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। भाई क्यों माने हम, भाई तुम अब पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के नागरिक बन गए, तो इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नागरिक बन गया। यदि ऐसा व्यक्ति पुनर्वास यानी कि पूरा यानी कि पूरा का पूरा वापस आता है, लेकिन पुणे भारत आए, तो उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब ये कोई मान लो ए आदमी पाकिस्तान चला गया। ठीक है, क्या चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान चला गया,
अब वो कहता है जी मुझे पाकिस्तान नहीं रहना ही, ये शर्तों के साथ कि मुझे पाकिस्तान नहीं रहना, मैं तो हिंदुस्तान में जाऊंगा जी। तो वो इंडिया में आ गया, तो क्या हुआ, ये शर्त लागू होगी, उस शर्तों के अनुसार क्या है, नागरिकता दी गई थी। ठीक है, फिर आती है नियम शर्तें। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्त और प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। ठीक है, फिर मुख्य बिंदु क्या है, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों को नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, इस तरह की बात कही, लेकिन वापस आने पर स्थापित करने की बात कही गई। ठीक है, अब ये नहीं कि आपका आज पहले 1950 में गए, 1951 में आ गए, फिर मन नहीं करा 1951 यहाँ व्यापार नहीं चला, 1952 में वहाँ चले गए। ठीक है, 1953 में वहाँ व्यापार नहीं चला, यहाँ आ गए, यहाँ क्या नाम, यहाँ ऐसे नहीं होना भाई, या तो वहीं रहो या यहीं रहो, इस तरह की बात कही गई थी, क्योंकि भाई शर्त भी तो है 5 साल वाली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 8 की बात कहते हैं। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है जी, अनुच्छेद 8 हमारे जितने भी क्या है भारत के लोग, यानी कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और की नागरिकता की बात करता है। ठीक है, यानी कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की जितनी भी नागरिकता, यानी कुछ व्यक्ति जो नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं, वो आपकी इस तरह से, यानी इस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलते हैं। विदेश में रहने वाले भारत मूल के व्यक्ति भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास के में पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत के नागरिक, यानी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत मिलेंगे, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। अनुच्छेद 8 आपका इस चीज़ के बारे में कहता है, यानी कि अनुच्छेद 8 में जो अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो उसके माता पिता में से कोई भी, अर्थात माता पिता या पिता इनमें से कोई भी जो भारत मूल का है या भारत शासन अधिनियम 1933 की परिभाषा में भारत में जन्मा था, उस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी भी देश के मूल तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो आपके सरकार, जो कहीं ना कहीं सरकार है, सरकार द्वारा उसके जो प्रावधान है उनको अपनाएगा। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा ब्रीफली मैंने समझा दिया है। ठीक है, यानी कि इस तरह की बातें कही गई हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपकी क्या जो भारत के लोग बाहर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है NRI और एक O से होता है। ठीक है, अच्छा चलो आपको बता ही देता हूँ। देखो, एक NRI होता है। ठीक है, NRI की बात क्या करता है, यानी कि NRI की आपका फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है NRI की फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंस इंडिया, यही तो है भाई। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म आपकी आती है, या तो आपको मिलेगी OCI लिखा हुआ, या मिलेगा PIO वाला, यानी कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक है, या फिर आपको मिलेगा, कहाँ गया, यहाँ लिखते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको दोनों लिखे हुए मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या है, ठीक है, इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि NRI का मतलब सोचो सबसे पहले, यानी कि भारतीय नागरिक जिसके पास इंडिया का यानी कि इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहा है, होने के बाद जो नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए साल में 182, ध्यान रखना 182, इतने ब्रीफ में कोई नहीं बता रहा आपको संविधान के बारे में, 182 दिन के लिए कहीं विदेश में रहते हैं, वो क्या नाम है, NRI कहलाते हैं। इतनी बस बात रख लो। उनके पास क्या होता है, भारत के नागरिक होते हैं, पासपोर्ट होता है, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहीं से आपका क्या आ जाता है,
कि भारत में एकल नागरिकता की बात आती है। एकल नागरिकता की बात यहीं पर उठती है कि आप अब ये 182 दिन वाले जो हैं वो एकल नागरिकता हैं, पर वो काम के लिए जा रहे हैं। अब यहीं पर आ जाते हैं OCI वाले, यानी कि भारत के जो आपके OCI वाले जो व्यक्ति हैं, कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जो मूल रूप से भारत के मूल के हैं, लेकिन अब उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना ली है। ठीक है, यानी पर्सन विद ओरिजिनल क्या आता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के होते हैं, पर कहीं ना कहीं इन्हें क्या है? के लोगों की नागरिकता। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने दुबई की नागरिकता ले ली, UK की नागरिकता ले ली, बहुत से अलग अलग देशों की नागरिकता ले ली, तो वो यही बात आपकी करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। एक कंडीशन और आती है, उसे हम कहते हैं इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड वाली बात कहते हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए, डिग्री के लिए बाहर जाते हैं, वो भी आपके NRI के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यानी कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले जो प्रावधान है, जो अभी हम बात कर रहे थे, यानी OCI और PIO। ठीक है, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति, तो उसको भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उससे कहीं ना कहीं क्या कर देंगे? हटा देंगे। उसे ना वोट के पावर मिलते हैं, ना कुछ भी इस तरह की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति क्या कर सकता है? भारतीय कानून के अंतर्गत नागरिकता नहीं रहेगा और नागरिकता के अनुसार वो अधिकार भी साबित नहीं कर सकता। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता की बात नहीं है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने की तिथि से भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। पर आज भी कहते हैं, सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ की भी नागरिकता ले रखी है और यहाँ की इंडिया की भी नागरिकता ले रखी है। यहाँ पर भी कभी कभी आके वोट डालने, इस तरह की चीज़ें, आधार कार्ड बनवा रखा, सब कुछ बनवा रखा, उन पे कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इतना एक्शन नहीं होता। वो अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की भी नागरिकता ले रखी है, अब यहाँ की भी नागरिकता ले रखी है। अब ये एग्जाम्पल आप समझ गए हो कि बहुत सारे लोग की बात मैं अलग अलग चीज़ों पे कर रहा हूँ। तो उस चीज़ में बहुत सारे हमने भी देखे हैं कि भाई कुछ लोग, मैंने ऐसे देखे हैं कि जापान में रह रहे हैं, कुछ इस तरह के देखे हैं UK में रह रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले रखी है, यहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड बनवा रखा है, वोट देने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद जो 8 कहता है उसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है जी? नागरिक को, यानी नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने की बात करता है। जितने भी अनुच्छेद 5 से 9 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करेगी उसको कायम रखना है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिकता जारी करने की बात करता है। तो ये आपका क्या है? अनुच्छेद 10 आपकी इस तरह की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकों के अधिकार को बनाए रखने की बात करता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ के बता देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए गए भारत के नागरिक या भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, यानी कि जितने भी संसद द्वारा कानून बने हैं या ऊपर से 9 यानी 5 से 9 तक की बात कही गई है, या किसी भी रूप से नागरिकता की बात कही है, उस यानी कि आपका NRI है, POI है, कुछ भी है तो वो नागरिकता की बात करता है। अब आते हैं लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो कि हमारा है संसद की शक्ति। अब संसद के पास भी तो कुछ पावर होगी, यानी कि उन नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? 5 साल वाली बात, सिटीजनशिप एक्ट, ये सारी चीज़ें कहता है कि नहीं कहता? वो यही पर आपकी कहते हैं नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भैया? संसद के पास है। नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और अन्य नियम निर्धारित करने का संसद के पास है। इस अनुच्छेद के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1950 लागू करने का अधिकार संसद के पास है। नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है,
तो ये आपके कहीं ना कहीं जो क्या कहता है अनुच्छेद, ये आपका कहता है। अच्छा, हम आपको क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो भी बता देते हैं। यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाता है। तो इसमें क्या है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी नागरिकता के अर्जन और समाप्त के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषय के संबंध में उपबंध करने के संसद की शक्ति अल्पकारी नहीं होगी। यानी कि जो भी कहीं ना कहीं प्रावधान है, ये जो भी संसद में कही गई है, वो सारी की सारी बातें वैलिड होंगी, और जो उससे यानी कि उसके अलावा है वो अनवैलिड होंगी। ठीक है, सीधी सीधी बातों में, इसलिए थोड़ा समझो। और एक चीज़ मैं कहूँगा, थोड़ा सा जितनी भी टर्म्स हैं वो इंग्लिश में भी याद करा करो। हिंदी में थोड़ा सा आपको अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, तो इंग्लिश में याद करा करो। इंग्लिश में थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी में कहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिंदी स्टूडेंट हमारे ज़्यादा हैं। ठीक है, पर आपको इंग्लिश में भी थोड़ी सी याद करनी है। अब आती है बात, यानी कि आज आपके दूसरा भाग ख़त्म हो गया, 5 से 11 नागरिकता ख़त्म हो गई। अब हम चलेंगे भाग 3 पर, यानी कि मौलिक अधिकार, जिसमें हमें क्या करना है 12 से 35 देखने। फिर आपका आएगा डीपीएसपी के बाद हम चलेंगे किस पे, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी। फिर आपका क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बच्चों, जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उसे क्या है कहीं ना कहीं आप बताइए, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल धीरे, कछुए की चाल से हम इसलिए समझा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। क्योंकि देखो, दिक्कत मुझे भी होती है बिल्कुल आसानी से पढ़ाने में, क्योंकि भाई जब कोर्ट में आप खड़े हो जाओगे, या फिर जब आप कोर्ट में कहीं ना कहीं, या फिर आप लीगल फील्ड में आ जाओगे, तो आवाज़ तेज़ हो जाती है, जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत हो जाती है, जल्दी जल्दी बोलने की आदत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं स्लो पढ़ाया नहीं जाता। मैं आपको खुद कहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए सोचता हूँ कि भाई समझ में आ जाए, बिल्कुल 0 से लेकर जो इतने बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू।